हेलो, सलाम, नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जैसा कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही होगा, पिछले क्लासेस में हम लोग क्या न्यूमेरिकल्स देखे थे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज न्यूमेरिकल भी हो गया था और एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी कर लिए थे हम लोग। जहाँ तक पढ़े थे वो क्या था, पावर फैक्टर तक हम लोग पढ़ लिए थे। पावर निकालना एसी सर्किट में हम लोग कर लिए थे और उसके बेस पे जितना न्यूमेरिकल था वो सारा कर लिया। अब अपने पास लास्ट 2 टॉपिक बचा है, उसको भी करके जल्दी ख़त्म किया जाए चैप्टर को। तो फिलहाल जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट। अब देखो नाम से इसमें बस डेफिनेशन जानना है और बहुत कुछ है नहीं। वॉटलेस, वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का। उसको कम कर देना है, लेस मतलब यहाँ पे हटा देना है। तो जब कभी भी यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करें एसी सर्किट में, तो जब कभी किसी भी एसी सर्किट में, इन एनी एसी सर्किट, हम लोग कौन सा सर्किट लेंगे, एसी सर्किट। तो जब कभी किसी भी एसी सर्किट में जो एवरेज पावर कंज्यूम होगा, द एवरेज पावर कंज्यूम, अगर वो अपने को ज़ीरो मिल जाएगा, तो उस सर्किट में जो करंट रहेगा, देन द करंट इन द सर्किट, उस करंट को ही हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। अब वॉटलेस क्यों बोले, क्योंकि एवरेज पावर कंज्यूम कितना हो गया, जीरो। अगर एवरेज पावर किसी सर्किट में जीरो हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें करंट नहीं है, एवरेज पावर हम लोग जीरो निकाले ना। तो अगर किसी सर्किट में एवरेज पावर अगर जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें वॉटलेस हो गया वो। लेकिन करंट तो है, तो इसीलिए उस करंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉटलेस करंट। तो बस इसका यही बेसिक एक डेफिनेशन जानना था वॉटलेस करंट का। अब इसके बाद जो अपने पास टॉपिक है वो है टॉपिक ट्रांसफार्मर, और यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर मतलब यहाँ पे लिख पता चल रहा है ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना। बदलता कोई कब है, जैसे मान लो गेंदा भी है, गेंदा भैया के जीवन में अगर सुंदरी आ गई तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा धीरे धीरे अपने को। ठीक है, पहले कुछ और रवैया होगा, बाद में कुछ और हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें एसी सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस से बात करें। तो एक तरह का ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। अब ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस करेगा क्या, तो ट्रांसफॉर्म ही करेगा। लेकिन किसको ट्रांसफॉर्म करेगा, कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, यहाँ गेंदा भी सुंदरी तो आएंगे नहीं, तो ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो किसको कन्वर्ट करा, लो एसी, क्योंकि हम लोग बात क्या करें, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ बात कर लें, ये कन्वर्ट करता है किसको, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किस में, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और साथ में इसके वाइस वर्सा, मतलब अगर हाई है तो उसको लो भी करेगा, लो है तो उसको हाई भी कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या हो गया, तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगा हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को लो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, या फिर वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा भी वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग बात करें किस प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है, मतलब किस थ्योरी पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जैसे देख लो, एक है ये अपने पास छोटा सा डायग्राम हम बनाते हैं पहले। ये अपने पास हो गया सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ये हो गया छोटा सा सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये सॉफ्ट आयरन कोर पे हम लोग कॉइल को लपेटेंगे। ठीक है, ये कुछ कॉइल है अपने पास मान लो। अब इस कॉइल में हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक एसी सप्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। ये हो गया अपने पास इनपुट, और इस कॉइल को हम लोग बोल देंगे प्राइमरी कॉइल। ये जो हम लोग लपेटे हैं पहला, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। किस पे लपेटे हैं, इसको हम लोग सॉफ्ट आयरन पे लपेटे हैं, और यहाँ पे जो सप्लाई दे रहे हैं उसको इनपुट बोल दें। अब ये हो गया अपने पास दूसरा, कुछ ही हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये हो गया अपने पास सेकेंडरी कॉइल, जहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट। ये जो बात हुआ अभी, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करना हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, या वाइस वर्सा, ये ऐसे ही होता है। मतलब एक इनपुट रहेगा और एक आउटपुट मिलेगा अपने को, इस इनपुट की वजह से आउटपुट मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, अब जैसे हम लोग इसमें इनपुट में करंट सप्लाई देंगे, अल्टरनेटिंग करंट हम लोग सप्लाई करेंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं सॉफ्ट आयरन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा क्या, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब वो ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होगा, तो कौन से प्रोसेस से, म्यूचुअल इंडक्शन वाले से। तो यहाँ जो प्रोसेस होता है, तो इट वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये किस प्रोसेस पे काम कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। ये जरूरी है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इट वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, किसमें, एन ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगा किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। किस वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी कॉइल में, जब कभी भी चेंजिंग करंट पास करेंगे हम लोग प्राइमरी कॉइल से। यही तो होता है म्यूचुअल इंडक्शन, कि अगर हम लोग
एक कॉइल में मतलब एक सर्किट में अगर हम लोग करंट को चेंज करेंगे तो दूसरे सर्किट उसके पास जो रखा हुआ है उसमें भी क्या आने लगेगा करंट। तो यही बात तो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग एसी दे रहे हैं मतलब चेंजिंग करंट दे रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पे भी करंट जनरेट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यही तो प्रोसेस होता है, वही लिख रहे हैं यहाँ पे कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में व्हेनेवर चेंजिंग करंट पास थ्रू प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये हो गया उसका प्रिंसिपल। अब इसके बाद हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन की, मतलब अगर ट्रांसफार्मर देखा जाए तो दिखेगा कैसा। ट्रांसफार्मर का एक कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन जान लिया जाए कि ट्रांसफार्मर हम लोग बना कैसे सकते हैं अगर एग्जाम वगैरह में बनाना पड़ जाए तो। अब देखो ट्रांसफार्मर आएगा ना, ये पूरा करना पड़ेगा। एक तो सिंपल बेसिकली 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रिंसिपल, लेकिन वैसे जनरली ये बड़े नंबर में ही आता है और इसमें सारा करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, थ्योरी सब करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बात करें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है तो डायग्राम ही बनाना अच्छे से, बहुत कुछ यहाँ करना नहीं है। तो जैसे मान लीजिए क्या हो गया अपने पास आयरन कोर हो गया, ठीक, और ये आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ठीक है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है ये। अब क्यों लैमिनेटेड है और क्यों आयरन कोर है, तो लैमिनेटेड होता है रिड्यूस करने के लिए, तो रिड्यूस एडी करंट। एक आगे हम लोग अभी लॉस देखेंगे, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए होता है लैमिनेटेड। और सॉफ्ट आयरन क्यों होता है, मतलब हम लोग तो सॉफ्ट आयरन कोर ले रहे हो अभी कैसा लैमिनेटेड, तो लैमिनेटेड इसलिए ताकि एडी करंट को लॉस करे, और सॉफ्ट इसलिए ताकि उसके पास क्या रहेगा हाई परमिएबिलिटी। ठीक है, हाई परमिएबिलिटी देने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे मान लो ये हो गया अपने पास प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल मतलब इसमें हम लोग एसी सप्लाई दे रहे होंगे, मतलब ये क्या हो गया अपने पास इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इसमें इनपुट गया, अब क्या होगा सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल वाला आउटपुट हो गया, ये अपने पास आउटपुट, यही प्रिंसिपल है। और ये जो चीज़ है अपने पास लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है। ये लैमिनेटेड क्यों है, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, और सॉफ्ट आयरन क्यों है ताकि हाई परमिएबिलिटीज करें। तो बेसिकली यही कंस्ट्रक्शन, इसी को अपने शब्दों में अगर लिख देगा तुम लोग तो हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। हम बस बना के बता दिए, तो हम क्या क्या है बता ही दिए। इनपुट है जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, आउटपुट है जिसको सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, लिख भी सकते हैं सेकेंडरी कॉइल। सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करें वो भी लैमिनेटेड, तो क्यों यूज़ करें वो भी बात कर लें। अब जान लिया जाए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। 2 तरीके का ट्रांसफार्मर अपने को मिलेगा देखने को, अब कौन कौन सा टाइप है वो भी जान लिया जाए। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में 2 तरीके का है। पहला है अपने पास कोर ट्रांसफार्मर, जो हम लोग बार बार बना रहे हैं, जो अभी फिगर हम लोग देखे 2 बार, वो है कोर ट्रांसफर। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, जो कॉइल है डिफरेंट आर्म पे रहेगा, क्या लिख दे कॉइल बाउंड ऑन डिफरेंट आर्म्स। मतलब जो बार बार हम लोग बना रहे वही है अपने पास, ये जो हम लोग बना रहे हैं थोड़ा देख लेना, समझ ही गया होगा तुम्हें। तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कोर ट्रांसफार्मर। अब दूसरा अपने पास सेल ट्रांसफार्मर। सेल समझो क्या हो गया, सेल मतलब एक ही रहेगा आर्म और उसी पे दोनों कॉइल रहेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, कॉइल बाउंड ऑन द सेम आर्म, मतलब एक ही आर्म पे दोनों रहेगा। अब एक ही आर्म पे दोनों रहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये हो गया अपने पास आयरन कोर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दे दिए प्राइमरी कॉइल हो गया, मान लो ये हो गया प्राइमरी। अब इसी प्राइमरी में दूसरी तरफ हो जाएगा अपने पास सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी। तो मतलब यहाँ इनपुट दिया जाएगा, मान लो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है यहाँ इनपुट दे दिया जाएगा, जो ब्लैक है वहीं से आउटपुट निकल जाएगा। तो जब सेम आर्म पे ही हम लोग लपेट देंगे दोनों कहने का मतलब क्या हो गया, इनपुट आउटपुट दोनों लपेट देंगे, तो अपने पास ये हो जाएगा सेल ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अपने को बेसिकली पढ़ना है कोर टाइप ट्रांसफार्मर वाला, और उससे जुड़ा लॉस जो होगा, उससे जुड़ा जो फायदा होगा, वही सब अपने को देखना है। अब जान लीजिए वर्किंग काम कैसे करता है ये, तो वर्किंग अगला चीज़ है अपने पास। तो वर्किंग अभी हम लोग बात किया कि प्रिंसिपल क्या है म्यूचुअल इंडक्शन, तो वही तो वर्किंग भी तो ऐसे ही हो जाएगा। तो वर्किंग में क्या लिख देंगे वेन एवर, कैसे काम करेगा, एक चेंजिंग आई हम लोग पास करेंगे, किससे पास करेंगे, पी कॉइल से। पी कॉइल कहने वाला प्राइमरी कॉइल से। तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एन ईएमएफ इंड्यूस्ड, कहाँ इंड्यूस्ड होगा, सेकेंडरी कॉइल में।
और किस प्रोसेस से हो रहा है भाई? तो जो पढ़े हम लोग वही तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा थोड़ा सा इंग्लिश बना के लिखना आना चाहिए, वही लिखना है जो हम लोग सोचे समझे पढ़े हैं वही तो लिखे हैं। क्या लिख दें कि वर्किंग कैसे, जब कभी भी हम लोग प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करें, मतलब चेंजिंग करंट पास करें, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड हो जाएगा करंट। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, और ये उसका वर्किंग भी हो गया। अब थ्योरी जान लिया जाए कि थ्योरी कैसे क्या काम कर रहा है। तो थ्योरी अगला चीज़ अपने पास थ्योरी, तो थ्योरी भी जान समझ लिया जाए, फिर किस्सा ख़त्म किया जाए इसका। तो थ्योरी में क्या बात करेंगे हम लोग, एक छोटा सा फिगर फिर से बना लें। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ट्रांसफार्मर, ये हो गया अपने पास प्राइमरी वाइंडिंग। अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा। ये हो गया आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा फिर, लेकिन बेसिकली समझ ही गया तुम लोग कैसे क्या बनाना है, बार बार बना ही दे रहे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इनपुट। ये हो गया इनपुट, तो ई हो गया ईएमएफ, और जो यहाँ पहुँचा है मान लेते हैं वो पहुँचा E1। ठीक है, अब दिए ई पहुँचा E1 क्योंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी तो होगा भाई में, उस रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास क्या देखने को मिलेगा, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, रेजिस्टेंस में लॉस की वजह से E1 यहाँ पे पहुँचा। ये कुत्ता भौंक रहा है इसलिए यार बीच में वीडियो बंद करना पड़ा, फिर बंद करने में कंटिन्यू करने गए तो फिर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा टूटा हुआ। तो क्या था यहाँ पे EMF जा रहा था, यहाँ पहुँच रहा था E1 क्योंकि कुछ लॉस हो रहा था। अब हम लोग कुछ बात यहाँ पे जान लें, तो जो नंबर ऑफ टर्न है प्राइमरी कॉइल में, P कॉइल मतलब प्राइमरी कॉइल हो जाएगा, S कॉइल मतलब सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं N1। और जो नंबर ऑफ टर्न है S कॉइल मतलब सेकेंडरी कॉइल में, उसको हम लोग बोल देते हैं N2। अब अपने को मालूम है, देखो कुछ चीज़ें अज्यूम किया जाएगा और कुछ चीज़ों को लॉ के हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक असम्पशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग E दिए थे, E1 पहुँचा था रेजिस्टेंस के लॉस के, लेकिन यहाँ पे एक असम्पशन हम ये मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इनपुट में वो नेग्लिजिबल है। अगर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर देंगे तो ये E और ये E1 आपस में इक्वल हो जाएगा क्या, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं, हम ऐसा मान रहे, तो जितना हम सप्लाई दे रहे हैं उतना पूरा पहुंच जा रहा होगा। तो ये मानने का कारण क्या था कि हम लोग E और E1 को आपस में इक्वल करें और उसके हिसाब से फिर आगे सॉल्व करें। तो अगर दोनों रेजिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो कहने का मतलब दोनों वोल्टेज आपस में इक्वल है, तो जितना हम सप्लाई करें उतना पहुंच जा रहा है, तो कहने का E इज इक्वल टू क्या हो गया, E1 हो गया। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग EMF का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ N d∅dt। ये हो गया इक्वेशन 1। सेम अगर बात कर ले E2 अगर निकालना है तो ये N1 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न, यहाँ हो जाएगा N2 d∅dt। ये हो गया अपने पास सेकंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट को डिवाइड कर दे सेकंड से तो देखने को क्या मिलेगा, E1 अपॉन में E2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन में N2। मतलब कुल मिला के यहाँ से अगर बात करें तो क्या देखने को मिला, जो EMF वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करा, नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाएगा तो EMF जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएगा तो EMF भी कम हो जाएगा। अब देखा जाए कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। कहने का अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज घटाना, तो कैसे होगा, ट्रांसफार्मर तो बन गया अभी तक, लेकिन कैसे पता चलेगा कौन सा वोल्टेज बढ़ाएगा कौन सा वोल्टेज घटाएगा। अब देखो कंडीशन, अगर N2 कहने का मतलब सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ग्रेटर हो जाए प्राइमरी वाले से, तो जो EMF हो जाएगा सेकेंड वाले का ग्रेटर हो जाएगा किससे, सेकेंडरी वाले का ग्रेटर हो जाएगा प्राइमरी वाले से। तो ये जो ट्रांसफार्मर हो क्या हो गया, स्टेप अप हो गया। स्टेप अप मतलब ये वोल्टेज बढ़ा के देगा। ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। अगर वही केस 2 अगर यहाँ पे बात कर लें कि जो N1 है वो ग्रेटर हो जाए किससे, N2, मतलब जो प्राइमरी कॉइल का टर्न है वो ज़्यादा हो जाए किससे, सेकेंडरी कॉइल से। तो जो EMF होगा प्राइमरी कॉइल का वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, सेकेंडरी कॉइल से। मतलब जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें कम EMF जा रहा है, कम EMF मतलब वोल्टेज कम जा रहा है वहाँ पे। तो ये जो ट्रांसफार्मर हो गया इसको हम लोग बोल देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। भिन्न भिन्न प्रकार का समस्या है यार, उधर दूर में कुत्ता भौंक रहा है लेकिन आवाज़ यहाँ तक आ रहा है, डिस्टर्ब हो ही रहा होगा तुम लोग अगर देख रहे हो तो कुल मिला के यहाँ पे बात क्या हो गया, E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे हो जाएगा कि अगर हम लोग सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो वो स्टेप अप हो जाएगा, अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसी एक ही ट्रांसफार्मर में बस टर्न्स को चेंज करके हम लोग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, EMF में चेंज ले आ सकते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन बना सकते हैं। अब एक कंडीशन देखा जाए आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है वो भी समझ लिया जाए। आइडियल तो कुछ होता ही नहीं जीवन में, ठीक है, बस आइडियल एक सोच है, आइडियल और कुछ हो ही नहीं सकता। आइडियल मतलब एक ऐसा केस के बारे में बात कर रहे हैं जो केवल ख्यालों में आ सकती है।
तो अब देखा जाए होता क्या है, कह रहे हैं इसमें पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट, मतलब कोई लॉस नहीं होना चाहिए किसी तरीके का, कोई लॉस ऐसा पॉसिबल है क्या? जब करंट फ्लो करेगा भाई रेजिस्टेंस मिलेगा तो लॉस तो होना ही है, किसी ना किसी तरीके का लॉस होना है। लेकिन अगर आइडियल ट्रांसफार्मर में हम लोग बात करेंगे तो जितना सप्लाई दे रहे हैं उतना ही अगर मिल जाएगा अपने को तो उसे को बोल देंगे आइडियल केस। तो मतलब जो पावर इनपुट दिए हैं वही पावर आउटपुट हो गया तो हो गया आइडियल। अब पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, E1I1, आउटपुट मिल जाएगा E2I2। यहाँ पे भी रेशियो निकाल ले, E1/E2 इज इक्वल्स टू I2/I1। या फिर अगर इसको नंबर ऑफ टर्न से रिलेट करना चाहे तो क्या है अपने पास, E1/E2 एंड 1/N2 ये है अपने पास, ठीक है। अब तीनों को कंपेयर कर ले तो क्या मिल जाएगा, EMF, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, यही कुछ मिलेगा अपने को। अगर EMF ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग तो करंट अपने को सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा मिल रहा है, तो यही देखने को मिला। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर का रेशियो है, तो ये रेशियो भी ध्यान रखना, बस करंट में 2:1 हो जाता है, ये सिंपल सा चीज़ याद रखने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें एफिशिएंसी, कितना अच्छा काम कर सकता है वो ट्रांसफार्मर जो है, कितना अच्छा काम करेगा, उसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम लोग भी अपना एफिशिएंसी निकालते हैं, हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट में मार्क्स आता है, जो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है उसी को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी। मतलब अगर टेस्ट वेस्ट देते हैं, जैसे मान लो ये हो गया 10 मार्क्स का टेस्ट है, 1 नंबर आया है, तो ये है आउटपुट, ये है इनपुट, इतना था, इतना हम लिए हैं, इसी को तो बोलेंगे एफिशिएंसी। यही होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालना तो मतलब आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100, आउटपुट जो हमको मिल रहा है, इनपुट जो दिया गया है। या फिर इसको अगर E और I से लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, E2I2 E1I1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया अपने पास एफिशिएंसी का एक फार्मूला। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर निकालना तो उसके लिए ये फार्मूला हो गया। अब छोटा सा चीज़ जान लीजिए, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, किस तरीके का लॉस होता है, क्योंकि लॉसेस जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम लोग बात किए थे। और जब कभी भी करंट फ्लो करेगा या फिर जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करें कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो यहाँ पे 3-4 तरीके का लॉस होता है। सबसे पहला लॉस होता है कॉपर लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस में क्या होता है, ये होता है हीटिंग ऑफ कॉपर की वजह से, जो कॉपर वायर इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हीट जब वो प्रोड्यूस करता है, मतलब जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो हीट होगा, तो उस हीटिंग की वजह से जो लॉस होता है तो उसका हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। दूसरा होता है अपने पास एडी करंट लॉस, जो एडी करंट हम लोग बात किए थे, एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस क्या है अपने पास, तो एडी करंट लॉस है अपने पास कि जब कभी भी हम लोग चेंज ऑफ फ्लक्स करते हैं तो जो लॉस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस। तो ये होता है चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। ये जानना जरूरी है कि किस वजह से हो रहा है लॉस, किस वजह से हो रहा है। उसके अंदर आता है फ्लक्स लीकेज। तो फ्लक्स लीकेज क्या होता है, फ्लक्स लॉस, जो सराउंडिंग में फ्लक्स का लॉस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। और जो फ्लक्स का चेंज करते हैं उसकी वजह से जो लॉस होता है वो होता है एडी करंट लॉस। तो ये सराउंडिंग के लॉस को हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। चौथा चीज़ है अपने पास हाइस्टेरियस लॉस, हाइस्टेरिसिस लॉस। ये होता है जैसे हम लोग EMF जनरेट करें तो कहीं ना कहीं वहाँ मैग्नेटाइजिंग भी होगा, और जैसे फ्लक्स में चेंज आ रहा है, एक बार करंट ज़्यादा एक बार करंट कम, तो ऐसे एक बार वायर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगा फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग है, मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग है, इसके वजह से जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइस्टेरिसिस लॉस। तो ये 4 तरीके का लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। कॉपर लॉस हो गया, एडी करंट लॉस हो गया, फ्लक्स लीकेज हो गया, हाइस्टेरिसिस लॉस हो गया। लॉस याद रखना, लॉस का कारण याद रखना किस वजह से रहा, ठीक है। अब एक और टॉपिक बच रहा है, उसको भी कंप्लीट करके ख़त्म किया जाए चैप्टर को। तो अब अपने पास बचता है AC जनरेटर, तो अपने पास बचा है AC जनरेटर। अब देखो जनरेटर मतलब हम लोग को क्या करना है, करंट को जनरेट करना है। अब जनरेट करने का मतलब देखो बेसिकली घर पे तुम लोग जनरेटर देखा होगा, अभी ना ये बटन वाला नहीं, जो हाथ से घुमा के स्टार्ट करते थे जनरेटर, वो वाले की बात करें। तो हाथ से घुमा के स्टार्ट करने के लिए उसको क्या की जरूरत पड़ता है, एक तो मशीन, मतलब बाहर से हमको वर्क करना पड़ रहा है, दूसरा उसमें तेल की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं AC जनरेटर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करेंगे। जनरेट किससे करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी से जनरेट करेंगे। तो ये भी एक डिवाइस है, जनरेटर भी क्या है, डिवाइस है। अब ये किस तरीके का डिवाइस है, ये क्या करता है, तो ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब बाहर से हम लोग ताकत लगाए, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्रिंसिपल बात कर लें, मतलब अपने को क्या करना है, करंट ले आना है। तो ले आना है तो बगल में इंड्यूस जब होगा करंट तभी तो आएगा। तो इसको इसका बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI पे बेस्ड है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इसका भी कंस्ट्रक्शन जान लिया जाए, वो तो पिछले हम लोग ट्रांसफार्मर किए थे, अब हम लोग जनरेटर कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन जानो समझो, और ये तुम लोग पढ़ा भी है, 10th में पढ़ा भी है जनरेटर AC। तो ये एक हो गया अपने पास मैग्नेट, ठीक है। कोशिश करें जितना अच्छा बन सके बनाने का। एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट ये हो गया,
ठीक है, इसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं, इसको साउथ पोल बोल देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ ही जाएगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब बीच में हम लोग रख दिए हैं सर्किट। ये हो गया एक सर्किट। सर्किट को कनेक्ट कर दिए हैं स्लिप रिंग से। स्लिप रिंग में बीच में गैप होता है, स्लिप रिंग को कनेक्ट कर देंगे कार्बन ब्रश से, कार्बन ब्रश से। अब ये कार्बन ब्रश एक सर्किट में जाके जुड़ जाएगा और ये हो गया अपने पास आउटर रेजिस्टेंस जहाँ अपने को करंट चाहिए। ठीक है, ये कुछ हो गया कंस्ट्रक्शन। ये जो है अपने पास कार्बन ब्रश है जिसको हम B1 बोल देंगे, एक स्लिप रिंग है जिसको S1 बोल देंगे, स्लिप रिंग है S2 बोल देंगे, इसको कार्बन ब्रश को B2 बोल दें। ये अपने पास एक्सटर्नल सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये है एक्सटर्नल सर्किट। ठीक, अब देखो होता क्या है कि इसको अब हम लोग घुमाएंगे बाहर से, जो नहीं अभी हम बात करें कि बाहर से घुमाया जाता है, तो इसको बाहर से घुमाया जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलेंगे आर्मेचर। ये जो चीज़ अपने को दिख रहा है इसका आर्म, उसको बोलते हैं आर्मेचर। अब इसको घुमाया जाएगा। ठीक है, जैसे भी हम लोग घुमाएं, अब वो घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं हम फोर्स लगा रहे क्या, और यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो अगर हम लोग बात करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यही तो है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर हम बात करें ये फोर्स हो जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, ये करंट हो जाता है। तो अपने पास फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट का डायरेक्शन निकलेगा, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग घुमा रहे हैं, जैसे मान लो इस जो आर्मेचर, इसका नामकरण कर दिया PQRS। ये जो PQRS घूम रहा है अपने पास, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा क्योंकि फ्लक्स में चेंज आएगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो इस सर्किट में करंट आएगा। वो जो करंट आएगा, एक बार करंट का डायरेक्शन मान लो हम कह रहे हैं PQ के डायरेक्शन में होगा, तो दूसरी बार जैसे हाफ साइकिल ये पार करेगा तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। इसलिए तो ये अल्टरनेटिंग करंट यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए तो AC जनरेटर इसको बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब जो भी बात की हम लोग, ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया कि ये ऐसे काम करेगा। अब होता क्या है, वर्किंग इसमें क्या है वो जान लिया जाए। तो वर्किंग में जब कभी भी हम लोग अभी जो बात की कॉइल को रोटेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कॉपी को ऊपर कर ले भाई। तो वर्किंग में बात कर लिया जाए क्या होगा कि जब कभी भी कॉइल को रोटेट, वर्किंग लिख देते हैं वर्किंग, हम लोग क्या करें, कॉइल को रोटेट करें। तो व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड क्या देखने को मिलेगा अपने को, एक EMF इंड्यूस्ड होगा। अरे यार फिर दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो जा रहा आज। किसमें इंड्यूस्ड होगा, आर्मेचर में। ठीक है, और ये जो इंड्यूस्ड EMF होगा आर्मेचर में, ये चेंज हो जाएगा कब, हाफ रोटेशन के बाद। बट आफ्टर हाफ रोटेशन, क्योंकि डायरेक्शन निकाल सकता है तुम लोग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन निकाल सकता है। जैसे हाफ रोटेशन होगा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर, बट आफ्टर हाफ रोटेशन in the but after half rotation the induced current in the armature get reversed। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए क्या है, वी हैव AC फ्रॉम इट। तो मतलब यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, AC मिल गया। बेसिकली जो बात की वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखना, बहुत सुंदर नहीं लिख रहे क्योंकि नोट्स हम दे ही देते हैं, कोशिश करना तुम लोग खुद से भी लिखो। अब हम लोग बात कर ले इसका थ्योरी के बारे में, थ्योरी क्या कहता है इसका। तो थ्योरी हम लोग बात कर ले हैं भाई, लेंज लाते निकालता थे मैंने तो ले क्या हो गया, मेरे बाबू ने थाना थाया थी, नहीं वही हो गया। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ से अपने पास क्या है कि जो भी EMF हो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -dϕ/dt। यही हम लोग इस्तेमाल किया था ट्रांसफार्मर वाले में भी। फ्लक्स यहाँ पे क्या है, फ्लक्स यहाँ पे है BA cos थीटा। यहाँ पे अगर हम घुमा रहे हैं, उस आर्मेचर को घुमाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ओमेगा आएगा। ओमेगा का फॉर्मूला जगह थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा t, सब दिख रहा है। यहाँ पे रख दें फ्लक्स का फॉर्मूला जगह BA cos ओमेगा t, मतलब फ्लक्स की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो E = -n d/dt, साथ में हो गया cos ओमेगा t, -n d/, तो माइनस ऑफ साइन थीटा और साथ में ओमेगा हो गया। E = n ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे इस n ओमेगा को हम लिख देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं E0 साइन ओमेगा टी। तो मतलब जब कभी भी हम लोग AC करंट जनरेट कर रहे हैं किसी सर्किट में, तो जो EMF प्रोड्यूस्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E = E0 साइन ओमेगा टी। और E0 साइन ओमेगा टी किसका है, अगर साइन ओमेगा टी है तो कहीं ना कहीं कौन सा करंट हो गया, वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट हो गया। ठीक है, अरे यार BA ने लिखा क्या, BA बाहर आ जाएगा, NBA ओमेगा हो जाएगा। इतना भारी मिस्टेक कर दे रहे हम, सब तुम लोगों के संगत का असर है। ठीक है, इसको पूरा रिप्लेस कर दिए नोट्स। हाँ,
तो ये कुछ अपने को थ्योरी देखने को मिल गया। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि जो करंट देखने को मिला वो करंट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये था पूरा अपने पास ट्रांसफार्मर और जनरेटर। अगर देखेंगे दोनों को मिला के, क्योंकि बीच में वीडियो रुक गया था, दोनों को मिला के अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो नहीं अपलोड करेंगे एक साथ, अलग अलग अपलोड करेंगे। और छोटा रहेगा मतलब आधे घंटे का दोनों को मिला के रहेगा तो एक साथ अपलोड कर देंगे। मौसम भी बदल रहा है, सर्दी खांसी भी हो रहा है, तो सारे लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, थोड़ा मोड़ा घूमना भी जरूरी। दुर्गा पूजा घूम लिया अगर तुम लोग, उसके बाद अब क्या करना है, अब एक दीपावली बच रहा है, छठ बच रहा है, उसके बाद पढ़ाई पे जोर शोर से लग जाना है। फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करना जरूरी है भाई, फेस्टिवल है तो, लेकिन पूरा उसमें ही टाइम नहीं देना, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई भी करते रहना है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे सारे लोग पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।